फ्री रेडिकल के प्रॉपर्टीज लिखाए थे। ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल हैज अ टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज्ड। मान लो किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया और ये फ्री रेडिकल आगे और कुछ ना कर पाए। आगे क्या क्या कर सकता है ये तो हम लोग रिएक्शन में देखेंगे, लेकिन मान लो ये फ्री रेडिकल बना लेकिन ये फ्री रेडिकल आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत इसके दो रेडिकल आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और R बॉन्डेड टू R बन जाएगा। फ्री रेडिकल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू गेट डाइमराइज्ड। और ये हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि रेसिमिक मिक्सचर कैसे मिलता है कि नहीं? क्योंकि फ्री रेडिकल प्लेनर होते हैं, प्लेनर के ऊपर अटैक का दो पॉसिबिलिटी है, 50-50%। एक पॉसिबिलिटी से एक फॉर्म, दूसरे पॉसिबिलिटी से दूसरा फॉर्म, दोनों आपस में मिरर इमेज, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन में फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। पहला बाय हीटिंग। जैसे अब एग्जांपल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि HOOH है, अगर इसको सीधे हीट करोगे तो यहां पर हो जाएगा होमोलिसिस, O बॉन्डेड टू O में हो जाएगा होमोलिसिस और ये बन जाएगा 2OH डॉट, ये बन जाएगा 2OH डॉट। होमोलिसिस का मतलब क्या, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को रिटर्न कर दिया गया, कोई चार्ज नहीं, सीधे दोनों इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो गया, बॉन्ड टूट गया, होमोलिसिस हो गया। वी विल गेट 2OH डॉट, ऑक्सीजन के ऊपर डॉट, यहां भी और यहां भी, इसलिए 2OH डॉट। सिमिलरली ROOR को अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा होमोलिसिस, वी विल गेट 2RO डॉट। समझ में आ रहा? अनदर एग्जाम्पल, PHC डबल बॉन्डेड OOC डबल बॉन्डेड OPH, अगर इसको भी अगर हम लोग हीट कर दें तो यहां पर हो जाएगा होमोलिसिस एंड वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ PHC डबल बॉन्डेड OO डॉट। So by heating process we can get free radical। कुछ टिपिकल एग्जाम्पल देखो, PH2NH को जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका दो मोल माने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाता है वाटर के फॉर्म में और ये बन जाएगा PH2N बॉन्डेड टू N PH2। अब इसको अगर हम लोग हीट कर दें तो यहां पर हो जाएगा होमोलिसिस एंड वी विल गेट 2PH2N डॉट। Like this a radical can get generated। Next example, Me3CN डबल बॉन्डेड N CMe3 को जब हम लोग हीट कर देंगे तो यहां पर हुआ होमोलिसिस, यहां पर भी होता है होमोलिसिस। नाइट्रोजन पे आया डॉट, इस नाइट्रोजन पे भी आया डॉट, दोनों डॉट मिलके बना देगा पाई बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो गया और 2 मोल हमें मिलेगा CMe3, C पे डॉट। By heating process we can generate free radicals। ट्राइअल्काइल बोरेन R3B, इसे कहेंगे हम लोग ट्राइअल्काइल बोरेन को हीट करोगे सीधे R डॉट मिलता है, R डॉट अलग हो जाएगा, R डॉट मिल गया, बोलो 3R डॉट मिल गया, नो प्रॉब्लम। टेट्राइथाइल लेड TEL के नाम से जाना जाता है, ये टेट्राइथाइल लेड को भी जब हम लोग हीट करते हैं तो ET डॉट, इथाइल रेडिकल। व्हाट इज ET डॉट? CH3CH2 डॉट इज कॉल्ड ET डॉट। बाय हीटिंग प्रोसेस
by heating process we can generate free radicals. Second, in sunlight के प्रेजेंस पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है. सारे हैलोजन H2 X बॉन्डेड टू X, और सनलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HNu से. सनलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HNu से. फोटोन आकर बॉन्ड पे एनर्जी प्रोवाइड किया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, होमोलिसिस जनरेट हो गया 2x डॉट. जिसे Cl2 को सनलाइट प्रोवाइड कर दो, वो ब्रेक कर जाएगा Cl डॉट और Cl डॉट में. Br2 को HNu प्रोवाइड कर दो, वो भी ब्रेक कर जाएगा Br डॉट प्लस Br डॉट में. Me3 C Br when provided with HNu it breaks as Me3C dot plus Br dot. RON डबल बॉन्डेड O को अगर हम लोग HNu प्रोवाइड कर दें तो यहां पर हो जाएगा होमोलिसिस, वी गेट RO डॉट प्लस NO डॉट. ये रेडिकल जनरेट करने का तरीका है. ये सब सोर्सेज हैं जनरेशन ऑफ रेडिकल के. अगर आपको रिएक्शन मीडियम में रेडिकल चाहिए तो ये सब ही कॉमन कंपाउंड या एलिमेंट हैं जिनको हम लोग लेकर रेडिकल मीडियम में तैयार करते हैं. और एक बार रेडिकल तैयार हो गया तो वो रेडिकल का रिएक्शन शो करना शुरू कर देगा. अब किस टाइप का रिएक्शन शो करेगा ये आज हम लोग देखेंगे. क्या PH2 बॉन्ड एनर्जी का फर्क है. ऐसा थोड़ी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया से सीधे रेडिकल जनरेट हो जाएगा क्या? नहीं, जहां बॉन्ड एनर्जी कम है वहां पे जनरेट जल्दी होता है. ROCl को HNu प्रोवाइड किए, Cl और O के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम, बॉन्ड एनर्जी कम, ब्रेक किया RO डॉट प्लस Cl डॉट. ROCl, RONO, NOCl, NOCl को HNu प्रोवाइड कर दो, NO पे डॉट और Cl पे डॉट जनरेट हो जाएगा. NOCl का स्ट्रक्चर O डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू Cl, तो यहां पर हो जाता है होमोलिसिस NO डॉट और Cl डॉट. NOCl को HNu प्रोवाइड करने से एसीटोन CH3C डबल बॉन्डेड OCH3 को जब हम लोग HNu प्रोवाइड कर देते हैं तो होमोलिसिस यहां पर भी हो जाता है और यहां पर भी हो जाता है. कार्बन पे 2 डॉट क्रिएट होगा, वो दोनों पेयर के रूप में ऑक्सीजन को, समझ आ रहा है, यहां डॉट क्रिएट हुआ, वो पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा. कार्बन मोनोक्साइड अलग और 2Me डॉट CH3 डॉट जनरेट हो जाएगा. Me माने मिथाइल, CH3 को Me, इथाइल को ET से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो एसीटोन को जब हम लोग HNu प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन मोनोक्साइड गैस प्लस मिथाइल रेडिकल जनरेट करता है. कार्बन मोनोक्साइड, ये बीच वाला निकल गया ना. अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आया कार्बन के पास तो वो 2 कार्बन का लोन पेयर है. कार्बन मोनोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C ट्रिपल बॉन्डेड O, कार्बन के पास एक लोन पेयर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से लेकर कार्बन तक. तो जैसे ही यहां पे डॉट और डॉट क्रिएट हुआ वो तो लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक वेकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा. इस तरीके से कार्बन मोनोक्साइड अलग निकल गया और Me डॉट मिथाइल रेडिकल का जनरेशन हो गया. इवन एक और एग्जांपल, साइक्लोप्रोपेन को जब हम लोग HNu प्रोवाइड करते हैं, एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा है, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है. व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. sp3 माने 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन है कितना एंगल? 60 डिग्री. तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और वो 2 रेडिकल के रूप में ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है. इस तरीके से हम लोग रेडिकल जनरेट कर लेते हैं. तीसरा, बाय यूजिंग मेटल और मेटल सॉल्ट.
देखिए, मेटल जो है, मेटल हमेशा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर RCl लिए, इसको ट्रीट कर दिए सोडियम इथर के साथ, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथर, थोड़ा ध्यान से सुनना, सोडियम इथर के साथ हम लोग ट्रीट कर दिए, तो हम लोग को मिलता है R डॉट प्लस Cl माइनस, रेडिकल और Cl माइनस निकल जाता। होता क्या है बेसिकली, सोडियम को इथर में लिया गया, सोडियम तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता। लॉस इसलिए करता है क्योंकि सॉल्वेंट इथर है और इथर एक प्रकार का एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट के स्फीयर कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज के साथ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता एप्रोटिक में, पढ़े हो ना। ये Na+ का ऑक्टेट कंप्लीट है और साथ ही साथ इसको चारों तरफ से डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, ये सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट चारों तरफ से क्या कर लेगा? घेर लेगा, सॉल्वेट कर देगा, स्टेबल कर देगा। स्टेबल कर रहा है इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ दिया। ठीक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये R बॉन्डेड टू Cl, R बॉन्डेड टू Cl, एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ कार्बन पे और ये पेयर लेके निकल गया। कैसे होता है अभी हम तुमको पहले ही बता चुके हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक कहां करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जाकर ऑक्यूपाई कर लेगा, तुरंत ये बॉन्ड कैंसिल हो गया, ये मिल जाएगा हमें R डॉट प्लस Cl माइनस। ऐसे सोच, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक होता R प्लस और Cl माइनस में, ब्रेक तो होगा ना। ये R प्लस ही तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, और जो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया वो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में रहेगा रेडिकल के रूप में। तो एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हमेशा रेडिकल जनरेट करता है। वन इलेक्ट्रॉन अटैक किया कार्बन पे, जिस कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ था वहीं अटैक किया, वहीं पे रेडिकल बन जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रॉन अटैक। वन इलेक्ट्रॉन अटैक ऑलवेज जनरेट्स फ्री रेडिकल। तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर क्या गारंटी है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकला? ऐसा भी तो हो सकता है कि 2Na दिया 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, और ये 2Na+ जो है वो सॉल्वेट हो गया। सर 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन का भी तो अटैक हो सकता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन का अटैक कराया, 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो देख क्या होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का जब एक साथ अटैक होता है तो Cl माइनस यहां भी निकला, नो डाउट, लेकिन अब ये बन जाएगा R माइनस प्लस Cl माइनस। ध्यान देना, कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे सोचो, वही R प्लस और Cl माइनस में इसको हम ब्रेक किए, Cl माइनस तो निकल गया, R प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा? 2। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ गया, R माइनस प्लस Cl माइनस, है कि नहीं? अब देखो, कोई भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन चल रहा होता है मेटल के प्रेजेंस में, वो रिएक्शन फ्री रेडिकल से भी आगे बढ़ता है और कार्बोनाइल से भी आगे बढ़ता है। कुछ R जो है वो R डॉट के फॉर्म में भी है और कुछ R जो है वो R नेगेटिव के फॉर्म में भी है, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, अगर 2 अटैक भी तो कर सकता है। तो कुछ R डॉट के फॉर्म में और कुछ R नेगेटिव के फॉर्म में। कोई भी रिएक्शन अगर मेटल के प्रेजेंस में चल रहा है तो वो फ्री रेडिकल और कार्बोनाइल मैकेनिज्म दोनों से आगे बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? खैर, हम लोग फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हुआ R पे, R डॉट प्लस Cl माइनस। समझ में आ रहा बात? क्लियर है? ये क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन का अटैक हमेशा क्या जनरेट करता है? रेडिकल। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करना है, जल्दी जल्दी समझते चले जाओ, कॉपी करते चले जाओ। समझना सिर्फ इतना ही है कि क्या हो रहा है, कैसे रेडिकल जनरेट हो रहा है, बस। अगला एग्जाम्पल देखिए, पीएच बॉन्डेड टू N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, इस कंपाउंड को बोला जाता है डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट।
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, pH N ट्रिपल बॉन्डेड N पॉजिटिव, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को ट्रीट कर दिया जाए क्यूप्रस सॉल्ट से, Cu प्लस सॉल्ट से, क्यूप्रस सॉल्ट से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर ट्रीट किया जाए, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को अगर ट्रीट किया जाए क्यूप्रस सॉल्ट के साथ, तो ये क्यूप्रस सॉल्ट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक मारता बेंजीन के कार्बन पे और नाइट्रोजन गैस निकल गया बाहर। नाइट्रोजन गैस और क्या जनरेट हो गया, पीएच डॉट। मेटल सॉल्ट का इस्तेमाल, सेम एक इलेक्ट्रॉन का अटैक जैसे यहां पर हुआ था, यहां आर डॉट जनरेट हो रहा है तो वहां पर पीएच डॉट जनरेट हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो कि जब हम लोग फेनॉल को, इसे क्या कहते हैं, फेनॉल, जब हम लोग फेनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, फेनॉल एसिडिक इन नेचर होता है, याद करो जीओसी, फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। यहां पर सबसे पहले होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में ये बन जाएगा फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। सबसे पहले हुआ एसिड बेस रिएक्शन, इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब देख, ये फेनॉक्साइड आयन O पे माइनस पेयर के साथ, ये भी हम एक्सप्लेन किए थे, ये दो डॉट का क्या मतलब है। अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज आया तो हमेशा नेगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाना है, फेनॉक्साइड आयन। जब फेनॉक्साइड आयन या फेनॉक्साइड को हम लोग ट्रीट करते हैं कॉपर 2+ के साथ, यहां क्यूप्रस का इस्तेमाल नहीं किए, क्या इस्तेमाल किए, कॉपर 2+ के साथ, तो ध्यान दो, ये कॉपर 2+ तुरंत यहां से ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को कन्वर्ट कर लेता है कॉपर प्लस में, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का चला गया तो नेगेटिव चार्ज भी चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, नेगेटिव चार्ज चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बच गया, नेगेटिव चार्ज चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ओके, रेडिकल बना। लेकिन प्रोसेस यहीं तक नहीं रुकता, रेडिकल कैन अंडरगो रेजोनेंस, पाई सिग्मा रेडिकल तुरंत रेजोनेंस करता है, पाई बॉन्ड बाहर आया, पाई बॉन्ड बाहर आने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, रेडिकल इस कार्बन पे, यहां पे डबल बॉन्डेड O, ठीक। अगर रेडिकल कुछ न कर पाए तो वो क्या करता है, डाइमराइज, ये कर लेगा डाइमराइज, ये डाइमराइज भी करेगा, इसी का दो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा, देखो कुछ ऐसा, डबल बॉन्डेड O, ये जुड़ गया किसके साथ, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, डबल बॉन्डेड O। यहां पर रेडिकल था, यहां भी रेडिकल था, दोनों रेडिकल आपस में जुड़ के क्या कर लिए, बॉन्ड बना लिए। और अगला स्टेप में हो जाता है टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेस, देखिए यहां पर एक H है, यहां पर भी एक H है। ये टॉटोमराइज क्यों करेगा, एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए। देखो यहां पर रिंग जो है वो नॉन एरोमेटिक हो चुका है, क्योंकि sp3 ये भी रिंग नॉन एरोमेटिक, ये भी रिंग नॉन एरोमेटिक, तुरंत टॉटोमराइज करेगा, क्योंकि यह जब ये H इधर गया और पाई बॉन्ड को इधर लेके आओगे टॉटोमराइजेशन में, जैसे ही पाई बॉन्ड रिंग के अंदर आया, रिंग बन गया एरोमेटिक। हेंस द फाइनल आंसर इज OH। दो फेनॉल इस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं, फाइनल आंसर। तो जब भी फेनॉक्साइड को हम लोग क्यूप्रस सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। मेथड समझ में आ रहा है कैसे हुआ? और कोई देखो, हम लोग ऐसा मेटल लेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो। अब कॉपर की जगह जिंक तो नहीं लेंगे, क्योंकि जिंक तो 2+ है, तो वो जिंक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक+ तो कभी नहीं बनता। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े ही हो आप लोग, जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसको लेने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो कॉपर जो है वो सबसे सस्ता मेटल भी है, गोल्ड तो नहीं लेंगे।
इसी मेटल और मेटल सॉल्ट में एक और प्रोसेस देखिए, एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2O2 प्लस ऑफ FeSO4। Fenton's reagent. Fenton's reagent is a mixture of H2O2 and FeSO4. Fenton's reagent is an oxidizing agent. Is an oxidizing agent. Fenton's reagent is an oxidizing agent. तो देखो क्या होता है फेंटन्स रिएजेंट में। फेंटन्स रिएजेंट नो डाउट H2O2 प्लस क्या है? FeSO4। इसमें Fe जो है Fe+2 पे है। Fe+2 बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके बन जाता है Fe+3। हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, यही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आकर ऑक्सीजन पे अटैक मारता और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता, ये दे देगा HO प्लस OH-। तो फेंटन्स रिएजेंट बेसिकली हैज 3 स्पीशीज। क्या क्या? Fe+3 होता है उसमें, OH डॉट होता है उसमें और OH- होता है उसमें। फेंटन्स रिएजेंट में 3 स्पीशीज और तीनों का अलग अलग काम। क्या काम ये भी देख लेना, लेकिन इतना तो पता है ना कि रेडिकल जनरेट हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन सा रिएक्शन है फेंटन्स रिएजेंट का कि जब बेंजीन को हम लोग फेंटन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये दे देता है फेनॉल। जब बेंजीन को हम लोग फेंटन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये दे देता है फेनॉल। कैसे देता है ये भी देखो। बेंजीन के सामने सबसे पहले आया OH डॉट। फेंटन्स रिएजेंट में 3 चीज। सबसे पहले क्या आया? OH डॉट। तुम पूछ सकते हो सर OH डॉट ही क्यों आया पहले? बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेंजीन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको अट्रैक्ट करता? इलेक्ट्रोफाइल को। और रेडिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू Fe3+, क्योंकि रेडिकल आ गया कैटेगरी 2 वाला, Fe3+ आ गया कैटेगरी 3 वाला। कैटेगरी 2 का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा कैटेगरी 3 से। याद आ रहा है सब बात? तो OH डॉट ही क्यों आया पहले ये समझ में आ रहा? ओके। होगा क्या कि बेंजीन में इस तरीके से होमोलिसिस हुआ पाई बॉन्ड का, 2 कार्बन पे डॉट क्रिएट हुआ, एक डॉट के साथ जाके दूसरा डॉट रेडिकल जाकर जुड़ जाता है। जैसे मान लो कि इस तरीके से जुड़ गया, OH जुड़ गया जाकर और यहां पर एक रेडिकल बच गया। रेडिकल बच गया और ये रेडिकल हाईली स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट स्टेप में आएगा OH-। क्या करने? यहां का H है, OH- बेस है। OH- बेस क्या करता है कि यहां का एक H+ निकालता है। जब H+ निकल गया तो कार्बन पे क्या चार्ज बचेगा? नेगेटिव। सेकंड स्टेप में बनता है ये रेडिकल OH और यहीं पर नेगेटिव चार्ज। देख, प्लस के बगल में माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। प्लस के बगल में माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन होता है। सिमिलरली रेडिकल के बगल में भी माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि प्लस और रेडिकल में बहुत खास अंतर नहीं होता। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बगल में नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा तो स्टेबल होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज बना। तीसरा रोल निभाता है Fe+3, अपने आप को वापस Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए। Fe+3 क्या करता है? जाकर यहां से एक इलेक्ट्रॉन गेन करता, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया? Fe+2 में कन्वर्ट कर लिया ओरिजिनल। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो गया न्यूट्रल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया। एक इलेक्ट्रॉन बच गया मैंने वो रेडिकल मिलकर तुरंत बना लेगा पाई बॉन्ड। अल्टीमेटली we get phenol. Like this we get phenol. धीरे धीरे ऑर्गेनिक में माहौल बनेगा, चिंता मत करो। जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब काम में आएगा। हाँ सर, Fe+3 ज्यादा स्टेबल की? वीपी सिंह सर से पूछना जाके।
ओवरऑल प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी डिसाइड करता है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये अनस्टेबल है तो ये बनेगा नहीं। अगर ओवरऑल घुमा फिरा के सबकी स्टेबिलिटी आ जा रही है, तुम बोल सकते हो सर ये काम क्यों किए, ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी खत्म, ये तो बनना ही नहीं चाहिए। बना कि नहीं बना? इसलिए बना कि वापस घूम के फिर से एरोमेटिक हो गया। अगर आम खाने का इच्छा है तो पेड़ पे चढ़ोगे ना, कि पेड़ पे चढ़ेंगे सर तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, अनस्टेबल, इसलिए होगा ही नहीं वो प्रोसेस। नहीं, खाने के बाद कितना स्टेबलाइज होते हो वो मैटर करता है कि प्रोसेस होगा। उसी को कहते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी जितना नेगेटिव उतना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो क्या बनता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है? करता है। हाँ बोलिए। Fe3+ यहां से क्यों नहीं लिया? ये अपने आप शॉर्टेज है और एक इलेक्ट्रॉन देगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन वाला को इलेक्ट्रॉन देने का मन करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन वाले को रहे? फिर अब रेडिकल अगर जनरेट हो गया तो वो रेडिकल क्या क्या कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल, पहला, इट कैन जनरेट another radical, it can generate another radical। एक रेडिकल दूसरा रेडिकल तुरंत जनरेट कर देता है। वेरी सिंपल सा कारण, रेडिकल होता है 7 इलेक्ट्रॉन वाला, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसको बना देगा 7 इलेक्ट्रॉन वाला। तो जैसे मान लो R डॉट Cl बॉन्डेड टू Cl, R डॉट एक Cl डॉट ले लिया तो खुद को बना लिया RCl और एक Cl डॉट छोड़ दिया। अगर ये Cl डॉट के सामने HBr आ जाए तो Cl डॉट क्या करेगा कि H डॉट लेके HCl बना लेगा और बन जाएगा Br डॉट। और रेडिकल कैन जनरेट अनदर रेडिकल। और यही कारण है कि फ्री रेडिकल के रिएक्शन चेन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। एक बार जनरेट हो गया तो वो तब तक चलेगा जब तक कि कोई चीज खत्म ना हो जाए। चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको रिएक्शन को बीच में रोकना है तो सारे रेडिकल को खत्म करने होंगे, और रेडिकल खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इंसर्ट कर देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन गैस के पास 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो सारे रेडिकल के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देगा, जोड़ के सब रेडिकल खत्म तो रिएक्शन खत्म। ये रिवर्सिबल बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों है तो दोनों बन जाएगा, फिर से Br डॉट H लेके Cl डॉट बना सकता है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली। अब तुम ये यहां पे सवाल कर सकते हो कि सर यहां से ये H क्यों लिया, Cl ने Br लेके H डॉट क्यों नहीं निकाल दिया, Cl Br बना के H डॉट क्यों नहीं हो गया? ये प्रोसेस कभी नहीं होगा। H डॉट इज thermodynamically highly unstable. It neither gets formed nor it participates in any reaction. H डॉट कभी भी फ्री कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो H डॉट कभी बनता है और ना ही H डॉट
किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। H डॉट इज अ हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, इसीलिए कोई भी फ्री रेडिकल के रिएक्शन में H डॉट को अकेले सेपरेट मत करना, कभी भी H डॉट अकेले सेपरेट नहीं हो पाता। So, a radical can generate another radical. Therefore, the radical reactions are chain reaction mechanism. ठीक? Radical can show combination reactions. Combination reaction. Combination मतलब वही dimerization या combination. अगर R डॉट के सामने R डॉट आ जाए तो ये दोनों कंबाइन करके R बॉन्डेड टू R बना लेगा। R डॉट के सामने Cl डॉट आ जाए कंबाइन करके RCl बना लेगा। Cl डॉट के सामने Cl डॉट आ जाए तो ये कंबाइन करके Cl2 गैस बना देगा। समझ आ रहा है? दो रेडिकल हमेशा आपस में जुड़ने का टेंडेंसी रखते हैं। दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान रखना, मान लो एक रेडिकल है CH3 CH2 CH CH3 डॉट और इसके सामने आया Cl डॉट, ये भी जुड़ेगा तो क्या होगा? CH3 CH2 CH Cl CH3 Cl जाके जुड़ गया यहां पर। लेकिन जुड़ने के बाद कायरल सेंटर मिला। अगर कायरल सेंटर मिला जुड़ने के बाद तो वी विल ऑलवेज गेट अ रेसिमिक मिक्सचर। We will always get a racemic mixture, क्योंकि हम बता चुके हैं रेडिकल पर जुड़ने का तरीका 50-50% अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, प्लेन के दोनों तरफ से 50-50% प्रोबेबिलिटी। इसलिए हम लोग को दोनों इनैंशियोमर मिलेगा इस केस में, और वो होगा रेसिमिक मिक्सचर। अगर मॉलिक्यूल में पहले से ही एक कायरल सेंटर मौजूद हो और दूसरा वाला क्रिएट हो रहा हो, उस केस में हमेशा मिलेगा डैश स्टीरियोमर। जैसे मान लो हम तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लें, H CH3 D CH2 CH डॉट CH3, इसके सामने आया Br डॉट जुड़ने के लिए, तो ये तो कायरल सेंटर पहले से ही है, और Br डॉट अगर यहां जुड़ा तो दूसरा कायरल सेंटर क्रिएट होने वाला है। यह तो यहां जुड़ेगा ना, तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जोड़ के देखो, H CH3 D CH2 C CH3, एक H है और Br आके जुड़ा, ठीक है? ये तो 50% प्रोबेबिलिटी हुआ। दूसरा 50% क्या होगा? H CH3 D CH2 C, ब्रोमीन ऊपर से और CH3 होगा ना दूसरा। अब बता इन दोनों में क्या रिलेशन? क्यों होगा डायस्ट्रियोमर? क्योंकि ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम और दूसरे पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट, दे आर डायस्ट्रियोमर। डायस्टीरियोमर्स। तो ध्यान रहे कि मॉलिक्यूल में अगर सिर्फ एक ही कायरल सेंटर क्रिएट हो रहा है तब जाकर मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में पहले से ही एक कायरल सेंटर हो और दूसरा क्रिएट हो रहा हो तो हमें मिलेगा डायस्टीरियोमर्स। तो दो रेडिकल आपस में कंबाइन जब करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सो रेडिकल कैन कंबाइन विद अदर रेडिकल टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन जैसे मान लो एक रेडिकल है CH3 CH2 डॉट, उसी के सामने एक और रेडिकल है CH3 CH2 डॉट। दो रेडिकल लिए,
अगर ये दोनों रेडिकल जुड़ गया, बन गया CH3 CH2 CH2 CH3, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन सोचो, CH3 CH2 डॉट प्लस CH2H CH2 डॉट, यह भी CH3 CH2 डॉट ही है, जो ऊपर था वही नीचे है। अगर ये कार्बन का रेडिकल बगल का H डॉट निकाल लिया, रेडिकल के ठीक बगल वाले कार्बन का H डॉट निकाल लिया, जब डॉट निकला तो कार्बन पे डॉट बचा, डॉट और डॉट मिलकर तुरंत क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। और H गया यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्डेड टू CH3। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर एक रेडिकल बगल के कार्बन से एक H निकाल ले, तो वो प्रोसेस हो जाएगा डिस्प्रपोर्शनेशन। बिल्कुल दोनों चलता है, एक मेजर और एक माइनर। देखेंगे कब मेजर कौन सा, कब माइनर कौन सा। अब देखो, CH3 CCH3 CH3 डॉट के सामने CH3 CCH3 CH3, दो सेम रेडिकल लिए। अगर ये दोनों आपस में जुड़ गया तो कॉम्बिनेशन C। लेकिन अगर ये बगल के कार्बन से अगर H ले गया, डॉट और डॉट मिलके बना लिया पाई बॉन्ड, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3 C CH3 CH3H लिया यहां से, तो CH हो गया, डॉट और डॉट मिलके क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड। CH3 C CH3 डबल बॉन्डेड CH2, तो ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। अब खुद अपने दिमाग से सोचो कि क्या ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे? ये इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस कार्बन के साथ बड़े बड़े ग्रुप मिथाइल लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों आपस में क्लोज टू ईच अदर नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस। ये सब आएगा तो ये मिथाइल मिथाइल टकरा जाएगा, रिपेल करेगा, बहुत कुछ होगा। ऐसे इतना आसान नहीं है कि दोनों कार्बन अप्रोच कर ले। तो जुड़ने में दिक्कत, तो कॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होगा? नहीं के बराबर। डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस बड़ा आसानी से, जब ये दोनों कार्बन जुड़ नहीं सकते तो ये बगल के साइड से हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑलवेज हैपन फॉर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री रेडिकल। 3 डिग्री रेडिकल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोसेस ऑलवेज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 1 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं के बराबर। अब समझ में आया? चलता तो दोनों ही है, लेकिन ये रेडिकल के डिग्री पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ज्यादा और कौन सा कम। डिस्प्रोपोर्शनेशन में दिक्कत तो नहीं है, 1 डिग्री में कॉम्बिनेशन भी तो जल्दी हो जाएगा। दोनों 50-50 कैसे हो जाएगा? कंबाइन कर रहा है तो एक नया बॉन्ड बन रहा है, और डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो आपको एक नया बॉन्ड तोड़ना है। तो बॉन्ड बनना आसान है कि बॉन्ड तोड़ना आसान है? फिर दो रेडिकल फट से जुड़ गया, एक नया बॉन्ड बना, एनर्जी लिबरेट हुआ। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक और सिग्मा बॉन्ड टूट रहा कि नहीं टूट रहा? CH वाला। इज इज क्लियर? तो अगर कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन अगर दोनों हो सकता है तो कॉम्बिनेशन विल बी मोर फेवर्ड। क्लियर? आगे नोट करो।
combination happens, yeah, combination is supported at a low temperature. Combination process is supported at a low temperature. Combination process is supported at a low temperature and disproportionation is supported at a high temperature. टेम्परेचर बढ़ा दो तो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होना भी आसान हो जाएगा. कॉम्बिनेशन हैपेंस एट अ लो टेम्परेचर बट डिस्प्रोपोर्शनेशन हैपेंस एट अ हाई टेम्परेचर. चौथा, रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल. Rearrangement can happen either by resonance or by हैलोजन शिफ्ट. और हैलोजन में सिर्फ Cl और Br शिफ्ट. Rearrangement happens to increase the stability. रीअरेंजमेंट इसलिए होता है रेडिकल का ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े. अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है या बढ़ रहा है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. रीअरेंजमेंट हमेशा इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े. अब देखो फॉर एग्जांपल CH3 CH3 डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू CH2 डॉट, ये रेडिकल है. इसके सामने आया ब्रोमीन डॉट. ओके, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द मेजर? मेजर मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा, माइनर कौन सा प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में, मेजर प्रोडक्ट. तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि Br डॉट आके जुड़ जाए यहां पर. जब जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, C के साथ जुड़ गया भैया. लेकिन ऐसा भी हो सकता था, चूंकि ये रेडिकल रेजोनेंस वाला रेडिकल है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहां पर. शिफ्ट होने के बाद ये कौन सा रेडिकल बन जाएगा? कैनोनिकल फॉर्म दूसरा CH3 CH3 डॉट CH डबल बॉन्डेड CH2 रेजोनेंस के बाद हो गया ये. और रेजोनेंस के बाद अगर ब्रोमीन डॉट अगर इस पे जुड़ता तो दूसरा पॉसिबिलिटी था कि C Br C डबल बॉन्डेड C है कि नहीं. अब देख कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? ये 1 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये 3 डिग्री प्लस रेजोनेंस. रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बिल्कुल कार्बोकैटायन जैसा. कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल. अगर ये ज्यादा स्टेबल तो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वही मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट देगा. देयरफॉर दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट. तो तुम बोलोगे सर रीअरेंजमेंट पहले होगा कि कॉम्बिनेशन? रीअरेंजमेंट हमेशा पहले. क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट इज अ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस. रीअरेंजमेंट इज अ इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस. कॉम्बिनेशन इज अ इंटरमोलिकुलर प्रोसेस. एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस विल बी ऑलवेज फास्टर देन इंटरमोलिकुलर प्रोसेस. रीअरेंजमेंट सबसे पहले और वेरी फास्ट. तो ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ रेडिकल का? रेडिकल एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंच गया? थ्रू रेजोनेंस.
रेडिकल पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखते बेटा, जीओसी। यस सर नहीं, जीओसी। कार्बोकटायन पे अल्फा एच देखते, रेडिकल पे अल्फा एच नहीं देखते। नोट्स खोल के देखना, मोटा मोटा अक्षर में लिखवाए थे। रैडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। Radical always gets stabilized either by inductive effect or through resonance only. तो अगर रेजोनेंस हो सकता है तो रेजोनेंस करा के चेक करेंगे और तब देखेंगे कि कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, उसके अनुसार हम मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? अब देखो, हैलोजन शिफ्ट, इट इज ऑलवेज अल्फा बीटा शिफ्ट। अल्फा बीटा हम क्या कह रहे हैं ये समझना। CH3 CH Br CH2 डॉट, मान ले ये रेडिकल जनरेट हुआ, कहीं से ये रेडिकल बन के आया। नो डाउट ये रेडिकल 1 डिग्री वाला है। रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जिस कार्बन पे रेडिकल है वही अल्फा कार्बन है, तो बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा शिफ्ट का मतलब कोई भी चीज अगर शिफ्ट करेगा तो वो बीटा से करेगा, गामा से नहीं करेगा। यही ब्रोमीन अगर यहां लगा होता, नो इफेक्ट, किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं। इसके पीछे ये कारण है कि आखिर ये 7 इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन चाह रहा है ना, तो ये क्या करता है कि बगल वाले कार्बन के जितने बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तीनों को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। करेगा ना? अब यहीं पर अगर कोई यहां कोई ग्रुप लगा होता तो डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाता? कम। इसीलिए गामा कार्बन से कोई भी चीज शिफ्ट नहीं करता है। कहां से करता है? बीटा कार्बन से ही करता है। ठीक है, तो तीसरे कार्बन से कोई चीज को जंप मत करा देना, ये अट्रैक्ट कर रहा। अब इनमें जो कमजोर होगा बॉन्ड वो टूटेगा, उसके पास पहुंच जाएगा, और कमजोर होता है हेलोजन वाला बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो तुरंत ये ब्रोमीन यहां से यहां शिफ्ट कर गया। शिफ्ट कर जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहां रेडिकल बन गया, और CH2 Br हो गया। अब ये बन गया 2 डिग्री वाला। स्टेबिलिटी बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, ये रीअरेंजमेंट पहले हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैलोजन शिफ्ट। कहने का मेरा ये मतलब है कि मान ले CH3 CH Br CH2 डॉट के सामने अगर Cl डॉट आ रहा है, जुड़ने के लिए आ रहा है, तो जानते हो प्रोडक्ट क्या मिलता है? CH3 CH Cl CH2 Br। देख के बड़ा अजीब लगेगा तुमको, लेकिन देखो यही प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री वाला रेडिकल तुरंत अपने आप को 2 डिग्री में कन्वर्ट किया, स्टेबिलिटी बढ़ाया थ्रू हैलोजन शिफ्ट। रेडिकल पहुंच गया बीच वाले कार्बन पे, अब बीच वाला कार्बन जो है Cl के साथ जुड़कर ये प्रोडक्ट। Is this clear? Is this clear? क्लियर है? क्लियर है? अगर कोई रेडिकल अल्कीन के सामने आए तो क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड में होमोलिसिस करा देता है। अगर एक रेडिकल पाई बॉन्ड के सामने आए तो पाई बॉन्ड में क्या करा देगा? होमोलिसिस। यहां भी डॉट, यहां भी डॉट, खुद को एक डॉट के साथ जोड़ लेगा और दूसरा डॉट क्रिएट कर देगा। करेगा ना? फिर बेटा ये उसी अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल में भी वही काम करेगा, और ये काम होता चला जाएगा। तो तुम सोचो कितना लंबा चैन बन जाएगा ये। इसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन।
पॉलीथिलीन का बनना। सुने हो पॉलीथीन? पॉलीथीन यही होता पॉलीथीन। जोड़ते चले जा, बन गया पॉलीमर। समझ में आया क्या? हम लोग तो ये सब पॉलीमर में देखेंगे। इतना ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड में भी होमोलिसिस करा देता है कोई एक रेडिकल। जिसे समझ में नहीं आ रहा है, जिसे कुछ फील नहीं आ रहा है, हमसे बात कर ले तो समझ में आएगा। थोड़ा रिवाइज कर लेना जीओसी। बहुत ज्यादा जीओसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हैलोजन शिफ्ट कैसे हुआ ये समझ में आया? क्लियर है? एक रेडिकल अगर बढ़ेगा पाई बॉन्ड की तरफ तो क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन ही तो चाह रहा है। तो पाई बॉन्ड को क्या कर देगा? ये पोलराइज कर देगा और पाई बॉन्ड होमोलिसिस, एक एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया, यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन बच गया। फिर ये उसी का मॉलिक्यूल के साथ फिर वही प्रोसेस कर सकता है कि नहीं कर सकता? फिर यहां पर होमोलिसिस कर दिया, इसके साथ जुड़ गया, फिर एक डॉट बच गया, फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वही काम करेगा, करते 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 पॉलीमर बन जाएगा। खैर, इतना ध्यान रखना कि एक रेडिकल पाई बॉन्ड में क्या करा देता है? होमोलिसिस। व्हाट इज होमोलिसिस? व्हेन अ बॉन्ड ए बी breaks as A dot plus B dot, it is called homolysis. And when the same AB breaks like A plus and B minus, it is called heterolysis. बॉन्ड टूटने के ये दो तरीके होते हैं, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। तो चूंकि एक रेडिकल हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन चाहता है तो वो हमेशा क्या इनिशिएट करता? होमोलिसिस। क्लियर? ये कितना बना? एक। ये कितना लिए थे? 100। तो एक का एक के साथ जुड़ने का प्रोबेबिलिटी या कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इसका 99 के साथ कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तुमको समझ में आ रहा? तुम ही से पूछ रहे, तुम चेहरा उधर दिखा रहे हैं? आ रहा है? हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है? सवाल करोगे तो थोड़ा सा और फील आएगा। देखो, एनी इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस या बोलो रिएक्शन, एनी इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस और रिएक्शन विल बी फास्टर देन any intermolecular process provided the intra is giving pi bond or 3 to 6 membered ring formation। इंट्रा मतलब क्या? एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोसेस। और इंटर मॉलिक्यूलर क्या? दो मॉलिक्यूल के बीच का प्रोसेस। तो तुम खुद ही सोचो, एक ही मॉलिक्यूल में अवेलेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है ना। ऐसे सोच कि CH2 सिंगल बॉन्डेड CH2, यहां भी रेडिकल, यहां भी रेडिकल। तो क्या हम इसको दूसरे रेडिकल के साथ जोड़ेंगे कि पाई बॉन्ड बना देंगे? क्यों वैसा किए? क्योंकि यहां पे दो रेडिकल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्लोज है एज कंपेयर टू दूसरे। माने मेरा ये कहने का मतलब, ये एक फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म क्या होना चाहिए? ये दोनों को जोड़ें कि यहां पे पाई बॉन्ड बना दे या पाई बॉन्ड बना दे?
पाई बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि वहां पर दो रेडिकल सबसे क्लोज टू ईच अदर है, दूसरा वाला रेडिकल तो दूर ही होगा। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन में अवेलेबिलिटी, क्लोजनेस, विसिनिटी ज्यादा होता है, इसलिए प्रोसेस क्या हो जाता है जल्दी से, फास्ट एज कंपेयर टू। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मेरा हाथ दर्द दे रहा है, तो मेरा एक हाथ दर्द दे रहा है तो हम दूसरे हाथ से दबाएंगे ना, कि तुमको बोलेंगे दबा। कौन सा ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? हम अपने ही दूसरा अपने ही हाथ, इंट्रामोलिकुलर। बात समझ में आ रहा है? सेम चीज, क्योंकि इस हाथ की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, ये हाथ का विसिनिटी ज्यादा है, ये हाथ का क्लोजनेस ज्यादा है, सेम चीज। पाई बॉन्ड का बनना या 3 मेंबर से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बनना ऑलवेज फास्टर देन एनी इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। Any intramolecular process will be faster than any intermolecular process provided the intra is giving pi bond or 3 to 6 membered cyclization, 3 to 6 membered cyclic ring formation। अब इसके पीछे भी थर्मोडायनामिक्स ही कारण है कि जैसे सोचो लंबे लंबे चेन बनना ज्यादा अच्छा है कि छोटे छोटे रिंग बनना ज्यादा अच्छा है, एंट्रोपी के कंसेप्ट से। किसका एंट्रोपी ज्यादा, छोटा छोटा रिंग कि लंबे लंबे कॉन्टिन्यूअस चेन? तो लंबे लंबे कॉन्टिन्यूअस चेन जो होंगे वो तो हाईली ऑर्डर्ड होंगे, एंट्रोपी कम होगा। लेकिन छोटे छोटे रिंग में अगर फ्रैगमेंट हो गया, छोटे छोटे रिंग बन गए तो वहां रैंडमनेस ज्यादा होगा, रिंग बनने में एंट्रोपी बढ़ता है, डेल्टा एस पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव तो डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस। अगर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया तो डेल्टा जी अपने आप, तो रिंग बनने में एंट्रोपी चूंकि बढ़ती है इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसलिए वो प्रोसेस अपने आप फास्ट हो जाता है। एनी इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस इज ऑलवेज फास्टर देन इंटर प्रोवाइडेड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बनना। ओके, अब हम तुम्हारे सामने कुछ रेडिकल देंगे और आपको उसके आगे प्रोडक्ट लिखना है या ये समझ के लिखना है कि आगे वो रेडिकल क्या करेगा। ठीक, कंप्लीट द फॉलोइंग।
पहला क्या बना दे फट से CH2 डबल बॉन्डेड CH2, अगले में HC ट्रिपल बॉन्डेड CH, 5 बॉन्ड ही बनाएंगे, अगल बगल है तो 5 बॉन्ड बन गया। अगले में क्या बना दे 5 बॉन्ड बनाते ही बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 8 कार्बन के रिंग से स्टेबल होना शुरू होता है, साइक्लोहेप्टाइन तक एग्जिस्ट नहीं करता। साइक्लोऑक्टाइन ऑनवर्ड्स द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहां पे 3 मेंबर का यहां पे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि बनाते ही sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और sp को तुम 120 पे मोड़ के रखे हो, हाईली अनस्टेबल। लेकिन यहां पर जरूर हम लोग तुरंत बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड। 8 कार्बन के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड इज स्टेबल। 8 या 8 से आगे 9, 10, 11 इस 7 कार्बन तक ट्रिपल बॉन्ड हम लोग बनाएंगे नहीं कभी भी। अब इसके साथ क्या हो जाना चाहिए? डाइमराइज। पहला चीज आता है दिमाग में डाइमराइज, ठीक है, हम डाइमराइज करके भी देख लेते। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं? जैसे ये दोनों को जोड़े और ये दोनों को जोड़े, ये रिंग बन गया एंटी एरोमेटिक, जो ये भी नहीं बन पाएगा। ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया रे, बन पाएगा एंटी एरोमेटिक? कभी नहीं। मतलब ये भी नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक भी नहीं बनेगा। अब होगा पॉसिबिलिटी, देखो दूसरा, ये पहला रिंग रेडिकल के साथ, ये दूसरा रिंग रेडिकल के साथ, ये तीसरा रिंग रेडिकल के साथ। इट विल अंडरगो ट्राइमराइजेशन, क्योंकि जैसे ही ये दोनों को जोड़े, ये दोनों को जोड़े और ये दोनों को जोड़े, बीच वाला रिंग कैसा बन गया? बेंजीन का रिंग बन गया बीच वाला, नहीं बना क्या? है कि नहीं? अरे ये पाई बॉन्ड यहां लिख या यहां लिख, बात बराबर है। ये पाई बॉन्ड यहां लिखो या यहां लिखो, बराबर है। यहां लिखो या यहां लिखो, बराबर है। तो ये ट्राइमराइज करेगा, ये डाइमराइज भी नहीं करेगा। क्या समझना है इसे? 3 को लेकर जोड़ दिए ना, हैं? 3 को लेकर जोड़ दिए, इसके 3 मॉलिक्यूल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, ऐसे ही था ना? ये दोनों रेडिकल बन के जुड़ गया, ये दोनों जुड़ गया और ये दोनों रेडिकल जुड़ गए, तो बीच वाला रिंग कैसा हो गया? एरोमेटिक बेंजीन। इट विल अंडरगो ट्राइमराइजेशन। नेक्स्ट रेडिकल रेडिकल घूम के जुड़ गया, 3 मेंबर का रिंग साइक्लोप्रोपेन। क्या 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 है? अनस्टेबल। हाँ, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये कहना कि हम स्टेबल हैं तो फालतू बात है, ये भी कहना कि ये अनस्टेबल है, ये भी फालतू बात है। स्टेबिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ये अनस्टेबल है किसका कंपैरिजन में? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इसका ये मतलब नहीं होता कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एंटी एरोमेटिक है क्या? एंटी एरोमेटिक स्पीशीज ही एग्जिस्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब एग्जिस्ट करते। 3 मेंबर का रिंग बनना, अगले में 4 मेंबर का रिंग बनना, अगले में 5 मेंबर का रिंग बनना, अगले में 6 मेंबर का रिंग बनना। दोनों रेडिकल को सबको घुमा के जोड़ दो, रिंग बनते चला गया।
यहां तक कोई दिक्कत? इसको अभी भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा सर? इसका दूसरा क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। इंट्रामोलिकुलर, दो रेडिकल को जोड़ दिए, कॉम्बिनेशन प्रोसेस। अगला दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दोनों को पकड़ के जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। क्यों खतरनाक हो गया? sp2 कार्बन 120 डिग्री होना चाहिए, है 90 डिग्री। बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन एंड दिस मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या था? ये रेडिकल बगल में है, ये रेडिकल क्या किया कि यहां पर करा दिया होमोलिसिस। पाई बॉन्ड में तो होमोलिसिस करा ही सकता है। यहां रेडिकल बन गया, यहां रेडिकल बन गया, ये डॉट और ये डॉट मिलके पाई बॉन्ड, ये डॉट और ये डॉट मिलके पाई बॉन्ड। बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो ऑब्वियसली वो 4 मेंबर का रिंग नहीं बन के कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाएगा। हाँ, किसमें? हाँ हाँ, 4 मेंबर का रिंग बनने का टेंडेंसी ऐसे भी बहुत कम होता है। जैसे मान लो तुमसे हम बोले कि ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा। 3 मेंबर रिंग फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल देन 4 मेंबर रिंग सिस्टम। तुम बहुत सारे ऐसा रिएक्शन पढ़ोगे जहां पर 4 मेंबर का फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्टी से होता है। कॉम्बिनेशन प्रोसेस 4 मेंबर वाला प्लेनर थोड़ी है, ये रिंग प्लेनर नहीं होता, ये भी तो फ्लिपिंग करता है, पकड़ से। समझ में आ रहा है? तो 4 मेंबर में भी 100% सिर्फ 3 में ही नहीं होता। 4 में कन्फॉर्मर, 5 में एनवेलप फ्लिपिंग, 6 में चेयर फॉर्म। पांच 6 यहां पर जोड़ दें, जोड़ते ही 4 मेंबर के रिंग में ट्रिपल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल। यहां पर भी वही काम, क्यूमुलिन, CH2 डबल बॉन्डेड, C डबल बॉन्डेड, C डबल बॉन्डेड, CH2। इसमें क्या किया जाए? क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए? नो सर, एक बार रेजोनेंस करा लो, पाई सिग्मा रेडिकल, मान ले पाई बॉन्ड इधर आ गया, पाई बॉन्ड जैसे इधर आया, रेडिकल रेडिकल मिल के क्या हो जाएगा? तुरंत पाई बॉन्ड बना लेगा, इट विल गिव बेंजीन। नेक्स्ट में क्या किया जाए? दोनों को जोड़ दिया जाए। दोनों को जोड़ देने से क्या बन जाएगा? 6 मेंबर का रिंग। नेक्स्ट, बेंजीन का डेरिवेटिव है साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों अलग अलग ये पे। खैर देखते हैं अगला। ये कार्बन और ये कार्बन को जोड़ देंगे, व्हाई नॉट सर? हाँ, ब्रिजेट बनने दो। ब्रिजेट पे तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, ब्रिजेट पे तो पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है। ब्रिजेट कंपाउंड अपने आप में अनस्टेबल थोड़ी होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे सोचो कि ये बॉन्ड को पकड़ के हम यहां लेके आए और इसे हम बस जोड़ दिए ये दोनों को, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, स्टेबल। नेक्स्ट, एक अकेला रेडिकल इंट्रामोलिकुलर तो कुछ नहीं कर पाएगा, इंट्रामोलिकुलर कुछ नहीं कर पाएगा, तो बस इंटरमोलिकुलर डाइमराइज। 2 रिंग को जोड़ दिए, पहले यहां रेडिकल था, यहां रेडिकल था, दोनों को जोड़ दिए, बॉन्ड बना दिए। नेक्स्ट, क्या होना चाहिए? 2 रेडिकल क्या करें? क्या करें? बीटा कार्बन से क्या? हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे।
कि हैलोजन को हटाया जाता है। हैलोजन शिफ्ट होता है ना, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे दोनों को जोड़ दिए, बाईसाइक्लो। नेक्स्ट में बाईसाइक्लो, अरे 3 से लेकर 6 नंबर तक का रिंग बन सकता है। 3 से लेकर 6 नंबर तक का रिंग। अगले में क्या करें, यहां जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए, स्पाइरो कंपाउंड। अगले में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड और रेडिकल। ये रेडिकल आगे बढ़ा इंट्रामोलिकुलरली, यहां करा दिया होमोलिसिस, यहां भी डॉट बन गया, यहां भी डॉट बन गया। 1 2 3 4 5 6 तुरंत ये जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा, 6 मेंबर का रिंग और 1 डॉट बच गया। घूम के जाएगा मतलब चप्पल पहन के जाएगा कि जूता पहन के जाएगा। अल्टीमेट आदमी अट्रैक्शन के कारण जाएगा। पाई बॉन्ड अपने आप में होता है न्यूक्लियोफाइल, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा ये, है? पाई बॉन्ड इधर आ गया, हाँ, पाई बॉन्ड यहां लगा दें, हाँ हाँ, तो ये वाला इसके साथ जोड़ देते हैं, यहां पर बना देते हैं रेडिकल। एनीवे 6 मेंबर। अगर आपके पास ऑप्शन है कि 5 भी बन सकता है, 6 भी बन सकता है, तो 6 बनाएंगे, क्योंकि 6 मेंबर का रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर, 5 इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, ये तो फास्टर होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। अब ये बनने के बाद क्या होगा, अब ये बनने के बाद कुछ नहीं, ये डाइमराइज कर जाएगा। जैसे कि ये एक था रेडिकल, ये था इसका दूसरा रेडिकल, ये दोनों रेडिकल को आप चुपचाप जोड़ दीजिए। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ऐसे बना के ही दे दिए कि क्लियर दिख रहा है आंसर। ये यहां पर होमोलिसिस कराया, ये जुड़ गया, रेडिकल यहां बन गया। ये यहां कराया होमोलिसिस, ये यहां पर जुड़ गया, रेडिकल यहां बच गया। अब ये क्या करेगा, डाइमराइज। ऑब्वियसली पहला और ये है दूसरा, और दोनों को जोड़ दिए एक बॉन्ड से। नेक्स्ट वाला सोचना, आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइमराइज नहीं करेगा। 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन नहीं होता। पढ़ाया था ना 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ना तो कॉम्बिनेशन ना तो डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होगा, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगले क्लास में कंटिन्यू करें।